Assalamu alaikum. So let's start the class. We will wait for 3 to join the class, but I think we should start now. And then 3 joins us. We'll continue the class. So, Assalamu alaikum. 40, are you there? वालेकुम सलाम सर। Okay, 40. So let me share my screen and then we will continue with the lecture. So today we'll start with lecture 1. Lecture 1 is on introduction of wastewater engineering. So what is wastewater? Every community produces liquid and solid waste and air emissions. The liquid waste, wastewater is essentially the water supply of the community after it has been used in a variety of applications. तो जो जितनी भी communities होती हैं वो liquid और solid waste और air emissions. फॉर एग्जाम्पल अगर हैदराबाद एक कम्युनिटी है तो हैदराबाद शहर जो है वो लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस करता है, सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है और एयर पोल्यूशन भी प्रोड्यूस करता है। तो 3 तरह की वेस्ट जो है प्रोड्यूस होती है, लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट एंड एयर इमिशंस। अब जो लिक्विड वेस्ट है जिसे हम वेस्ट वाटर भी कहते हैं, वो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी कम्युनिटी को हम वाटर सप्लाई देते हैं, क्लीन वाटर देते हैं, जब वो क्लीन वाटर यूज हो चुका होता है डिफरेंट एप्लीकेशंस में, तो यूज होने के बाद जो हमें पानी मिलता है उसे हम कहते हैं वेस्ट वाटर। From the standpoint of sources of generation, wastewater may be defined as a combination of liquid or water carried waste removed from residences, institutions, commercial institutions, industrial establishments, and together with such groundwater, surface water, and stormwater as may be present. अगर हम वेस्ट वाटर की सोर्सेज देखें, वेस्ट वाटर की जो जनरेशन सोर्सेज हैं कि वेस्ट वाटर कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है, तो वेस्ट वाटर जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है लिक्विड वेस्ट का जो प्रोड्यूस हो सकता है रेजिडेंस, घरेलू इलाकों में से, इंस्टीट्यूशंस में से, इदारों में से, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस में से, जो कमर्शियल जगह है उधर से प्रोड्यूस हो सकता है, और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स और इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह में से भी प्रोड्यूस हो सकता है। अब ये जो रेजिडेंसेस होते हैं, इदारे होते हैं, कमर्शियल इदारे होते हैं और इंडस्ट्रियाँ होती हैं, कारखाने होते हैं, तो इनसे जो पानी निकलता है वो पानी ग्राउंड वाटर के साथ भी मिक्स हो सकता है, सरफेस वाटर के साथ भी मिक्स हो सकता है और स्टॉर्म वाटर के साथ भी मिक्स हो सकता है। ग्राउंड वाटर तो वो पानी होता है जो जमीन के अंदर होता है, सरफेस वाटर वो होता है जो जमीन के ऊपर पानी होता है। स्टॉर्म वाटर उस पानी को कहते हैं कि जब हमारे पास बारिश वगैरह आती है, तो बारिश का जब पानी बहना शुरू होता है, तो बहने के बाद हम उसे स्टॉर्म वाटर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रेजिडेंशियल इलाका है, एक जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है और घर भी हैं। तो क्या हो रहा है, डिफरेंट जो है
जगहों मतलब डिफरेंट प्लेसेस में से हमें डिफरेंट वेस्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल इस जगह से हमें मिल रहा है टॉक्सिक मटेरियल्स, और इस जगह से हमें मिल रहा है फास्फोरस, नाइट्रोजन, बैक्टीरिया। इस जगह से हमें मिल रहा है लेड, कैडमियम, जिंक, हाइड्रोकार्बन्स। और इस जमीन से हमें सेडिमेंट्स मिल रहे हैं। और इस जगह से हमें जिंक, कॉपर और क्रोमियम मिल रहा है। और इस वेस्ट में से हमें बैक्टीरिया मिल रहा है। और इस जगह से फास्फोरस और नाइट्रोजन मिल रहा है। और जो पेंट होता है जो हम दीवारों पर करते हैं उसमें से हमें लेड मिलता है। तो डिफरेंट जगहों में से हमें डिफरेंट वेस्ट मिलता है। तो वो सारा वेस्ट कलेक्ट होता है एक जगह पे, फिर वो वेस्ट नीचे जाता है ड्रेनेज में, सेवरेज में फिर वो पानी के साथ मिक्स होके और और फिर वो ड्रेन हो जाता है। तो डिफरेंट जगहों में से हमें डिफरेंट वेस्ट ऑब्टेन होता है। When untreated wastewater accumulates and is allowed to go septic, the decomposition of the organic matter it contains will lead to nuisance conditions, including production of malodorous gases. जब हम ऐसा वेस्ट वाटर जिसको अभी ट्रीट ना किया गया हो, तो जब हम वेस्ट वाटर को बगैर ट्रीटमेंट के जमा होने देते हैं और जमा होने के बाद जब वो खराब हो जाता है, सेप्टिक हो जाता है। सेप्टिक होने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि पानी जो वेस्ट वाटर होता है जब वो खराब होना शुरू हो जाता है और वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर जो है न्यूसेंस कंडीशंस पैदा होना शुरू हो जाती हैं। उसका कलर चेंज हो जाता है, उसमें से हमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। और मेल ऑडरस गैसेस जो होती हैं, माल ऑडरस गैसेस का मतलब ये होता है कि खराब स्मेल वाली गैसेस। तो खराब स्मेल वाली गैसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। ये तब होता है जब हम वेस्ट वाटर को, जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर होता है जिसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई होती, उसको हम जमा होने देते हैं और फिर वो सेप्टिक हो जाता है, खराब हो जाता है। उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उस पानी की जो हालत होती है वो खराब हो जाती है। उसका कलर चेंज हो जाता है, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, उसके अंदर मेल ऑडरस गैसेस पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और ये जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर होता है इसके अंदर बहुत से पैथोजेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसका मतलब ये पैथोजेनिक का मतलब होता है कि डिजीज कॉजिंग। तो पैथो का मतलब होता है डिजीज, जेनिक मीन्स कॉजिंग। तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं वो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर में पाए जाते हैं। और ये मोस्टली डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें ह्यूमन के इंटेस्टाइन से मिलते हैं। तो जब आप पानी खराब हो खराब होना शुरू हो जाता है, मतलब पहले तो वो ऑलरेडी वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर होने के बाद वो अनट्रीटेड भी है, उसे अभी आपने ट्रीट नहीं किया, तो उसके अंदर जो है आपको डिफरेंट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और वेस्ट वाटर में आपको वेस्ट वाटर ऑल्सो कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। वेस्ट वाटर में आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। अब ये बात थोड़ी अजीब है कि वेस्ट वाटर में न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं, लेकिन अब वो न्यूट्रिएंट्स हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, इंसानों के काम के नहीं होते। न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस। लेकिन ये प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं, उनके बड़े काम आते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए बड़े काम आते हैं। और इस वेस्ट वाटर में टॉक्सिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो म्यूटाजेनिक होते हैं और कार्सिनोजेनिक होते हैं। टॉक्सिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो जिनकी टॉक्सिसिटी हाई होती है, और वो म्यूटाजेनिक होते हैं। म्यूटा का मतलब है म्यूटेशन, और जेनिक मीन्स कॉजिंग। मतलब ये जब कंपाउंड्स आप इनके कांटेक्ट में आएंगे तो ये म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। और ये कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। कार्सिनो मीन्स कैंसर और जेनिक मीन्स कॉजिंग, तो ये कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो जो वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर ये टॉक्सिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कैंसर भी कॉज करवाते हैं और जो म्यूटेशन भी कॉज करवाते हैं। तो इसे हम म्यूटाजेनिक और कार्सिनोजेनिक कहते हैं।
तो वेस्ट वाटर के अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, जबकि वो न्यूट्रिएंट्स इंसानों के किसी काम के नहीं होते, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स एक्वाटिक प्लांट्स के बड़े काम आते हैं। और वेस्ट वाटर के अंदर आपको टॉक्सिक कंपाउंड्स भी मिलेंगे, जो म्यूटाजेनिक होते हैं और कार्सिनोजेनिक होते हैं। अब ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से, for these reasons, the immediate and nuisance-free removal of wastewater from its sources of generation, followed by treatment, reuse, or dispersal into the environment, is necessary to protect public health and the environment. अब जो आपने ऊपर रीजंस पढ़े हैं, जितने भी आपने ऊपर रीजंस पढ़े कि जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम सेप्टिक होने, वो वेस्ट वाटर सेप्टिक हो जाता है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसकी जब हालत खराब होती है तो उसमें उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, उसके अंदर मेलऑडरस गैसेस होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इंसानों के किसी काम के नहीं होते लेकिन प्लांट्स के काम के होते हैं। उसके अंदर टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं जो म्यूटाजेनिक और कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो म्यूटेशन भी कॉज करवा सकते हैं और कैंसर भी कॉज करवा सकते हैं। तो इन रीजंस की वजह से हमें वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करनी होती है, और हम कोशिश करते हैं कि जहाँ-जहाँ से वेस्ट वाटर आ रहा है, जो उसकी सोर्सेज़ हैं, अब वो सोर्सेज़ रेज़िडेंशियल भी हो सकती हैं, घरेलू इलाके भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ भी हो सकती हैं, कारखाने भी हो सकते हैं, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, और और उसके अलावा जो है इदारे भी हो सकते हैं। तो जहाँ-जहाँ से वो वेस्ट वाटर आ रहा है, तो उसकी हमें ट्रीटमेंट करनी होती है। अब ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास पहला ऑप्शन होता है कि हम उसे रीयूज़ करें। अगर वो पानी साफ़ हो गया और ट्रीट हो गया है, तो हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं, और अगर रीयूज़ नहीं कर सकते, तो हम उसे एनवायरनमेंट में डिस्पर्स कर दें, डिस्पोज़ कर दें, ताकि इंसानी जो हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ जो है और जो एनवायरनमेंट है, वो प्रोटेक्टेड हो। क्योंकि जब हम वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो जो पब्लिक हेल्थ होगी और जो एनवायरनमेंट होगा, वो आलूदा होना शुरू हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट को और पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि जितने भी हमने ऊपर रीज़न्स पढ़े, उनकी वजह से पब्लिक हेल्थ भी खराब हो सकती है, एनवायरनमेंट भी खराब हो सकता है। तो हमें इस पानी की, वेस्ट वाटर की जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करनी होती है, और ट्रीटमेंट करने के बाद या तो हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं और या तो हम इसे डिस्पोज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की तरफ। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग एक ब्रांच है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, जिसमें हम बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं साइंस के और इंजीनियरिंग के। क्यों पढ़ते हैं? हम ये इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम वो इश्यूज सॉल्व कर सकें जो ट्रीटमेंट और रीयूज, वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट और रीयूज के वक्त पेश आते हैं। तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, पहली बात, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की ब्रांच है। इसके अंदर हम बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, उसूल पढ़ते हैं, बुनियादी उसूल पढ़ते हैं साइंस के और इंजीनियरिंग के। एक साइंस के पढ़ते हैं और दूसरे इंजीनियरिंग के पढ़ते हैं। और ये हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम वो इश्यूज सॉल्व कर सकें जो हमें पेश आते हैं जब हम पानी, जो खराब पानी होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं और उसकी रीयूज करते हैं। तो ये इश्यूज सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बुनियादी उसूल मालूम होने चाहिए। तो वो हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में। The ultimate goal of wastewater engineering is the protection of public health in a manner commensurate with environmental, economic, social and political concerns. जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग जो है, उसका जो गोल है वो वही गोल है, ताकि हम जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट कर सकें, और जो हमारी पब्लिक हेल्थ है, जो हमारी पब्लिक की हेल्थ है, उसे हम प्रोटेक्ट कर सकें, और इस तरह प्रोटेक्ट करें कि हमारा एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट भी आलूदा ना हो, हमारी इकोनॉमी भी डाउन ना हो, हमारी सोशल जो नेटवर्किंग है, हमारी जो सोसाइटी है, उसके लिए भी इश्यूज पैदा ना हो, और ना ही हमारे लिए कोई पॉलिटिकल कंसर्न्स पैदा हो। अब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हमें, क्योंकि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का गोल क्या है कि हम पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करें और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें।
तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वेस्ट वाटर के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए, कुछ मालूमात होनी चाहिए। पहली मालूमात क्या होनी चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि वेस्ट वाटर के अंदर वो कौन-सी चीज़ें हैं, वो कौन से वेस्ट वाटर की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो कौन-सी वेस्ट वाटर की जो वेस्ट वाटर को बनाती हैं, वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, जो वेस्ट वाटर को बनाती हैं, जो आगे चल के हमारे लिए मसला पैदा कर सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम वो जो वेस्ट वाटर के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो वेस्ट वाटर को बनाते हैं, उनके इम्पैक्ट्स क्या हैं? जब हम वेस्ट वाटर को एनवायरनमेंट में डिस्पोज़ करेंगे, तो जो वेस्ट वाटर के अंदर जो आलूदा चीज़ें होंगी, उनके इम्पैक्ट्स क्या होंगे? ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी देखते हैं। त जैसे हम वेस्ट वाटर को डिस्पोज़ करते हैं, उसके बाद वेस्ट वाटर में क्या-क्या तब्दीलियाँ आती हैं और लॉन्ग टर्म में उसकी मतलब लॉन्ग टर्म जो साइकिल होती है, उसके अंदर वेस्ट वाटर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनका क्या बनता है? मतलब जो वेस्ट वाटर के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट वाटर को खराब करती हैं, जिनकी वजह से वेस्ट वाटर खराब होता है, आलूदा होता है, उनकी लॉन्ग टर्म में जो है लाइफ़ क्या होती है? तो उनकी हम लाइफ़ साइकिल भी पढ़ेंगे। दूसरा ट्रीटमेंट मेथड्स पढ़ेंगे, ऐसे हम मेथड्स पढ़ेंगे ट्रीटमेंट के, जिसके ज़रिए हम उन आलूदा जो जो पानी के अंदर जो आलूदा जुज़ हैं, उनको हम कैसे रिमूव करें और कैसे उनको हम मॉडिफ़ाई करें ताकि वो आगे चल के ना तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा सके और ना ही पब्लिक हेल्थ को। और 5वां हम ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे, जिसके जिसके ज़रिए हम जो है जो सॉलिड्स होते हैं पानी के अंदर, जो पानी के अंदर जो वेस्ट वाटर होता है, उसके अंदर जितने भी सॉलिड्स होते हैं, उनको हम कैसे डिस्पोज़ करेंगे, तो हम ये भी पढ़ेंगे। तो ये 5 चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहली क्या चीज़ पढ़ेंगे हम कि सबसे पहले कि वेस्ट वाटर को ऐसी वेस्ट वाटर के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो वेस्ट वाटर को खराब करती है? और जो चीज़ वेस्ट वाटर के अंदर होती है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर वो हम उसे एनवायरनमेंट में छोड़ें? उसके बाद जो चीज़ वेस्ट वाटर के अंदर होती है, उसकी आगे चल के ट्रांसफ़ॉर्मेशन कैसे होती है? वो आगे चल के कैसे तब्दील होती है? और लॉन्ग टर्म में उसकी लाइफ़ साइकिल क्या है? उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन से ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम पानी में से वो आलूदा चीज़ें रिमूव कर सकते हैं या उन्हें मॉडिफ़ाई कर सकते हैं ताकि वो आगे चल के ना तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा सकें और ना ही पब्लिक हेल्थ को। और फिर हम ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जिनके ज़रिए हम अ, जो वेस्ट वाटर होता है उस जो वेस्ट वाटर के अंदर जो सॉलिड्स होते हैं उसको हम डिस्पोज़ करना सीखेंगे। तो फर्स्टली वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में ये एक डायग्राम शो हो रही होगी आपके आगे कि कैसे वेस्ट वाटर क्रिएट होता है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होती हैं और सबसे पहले हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास घरेलू इलाके होते हैं। तो घरेलू इलाके में से जो पानी आता है उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। और जो कारखाने होते हैं उनमें से जो पानी आता है उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर आपस में आगे आके मिक्स होता है और उसके बाद ये ग्राउंड वाटर में मिक्स होते हैं। मतलब ये पहले तो ज़मीन पर होते हैं, ज़मीन के बाद ये अंडर ग्राउंड में जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो ज़मीनी पानी है, वो ग्राउंड वाटर के अंदर एंटर होगा। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ऐसा पानी भी आता है, जो बारिश की तरफ से होता है। जब हमारे पास बारिश पड़ती है, तो पानी कलेक्ट होता है और वह पानी जो है पाइप्स के ज़रिए हमारे पास अ, स जो है हमारे जो सीवरेज निज़ाम है हमारा, उसमें एंटर होता है। हमारे पास डोमेस्टिक पानी आता है, इंडस्ट्रियल पानी आता है और हमारे पास बारिश का पानी भी आता है। और ये सारा पानी जो है ये कलेक्ट होता है हमारे सीवरेज में और उसके बाद
एक कंबाइंड सेवरेज पाइप फ्लो होता है जिसके जरिए ये सारा पानी इसको हम ट्रीट भी करते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट फैसिलिटीज होती हैं जिसको हम रेगुलेट भी करते हैं और इसको हम फिर आखिर में डिस्चार्ज भी करते हैं। तो हमारे पास अ, ये ये चीजें होती हैं, ये चीजें जो होती हैं, ये बेसिकली एक स्कीमा है। ये स्कीमा आप देख सकते हैं, डायग्राम देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसे हम डिफरेंट जो सोर्सेज हैं वेस्ट वाटर की, एक सोर्स होगी डोमेस्टिक, दूसरी होगी इंडस्ट्रियल, तीसरी होगी रेन वाटर। तो ये सारी जो सोर्सेज हैं कैसे इनका पानी हम मैनेज करते हैं और वो कैसे सीवरेज निज़ाम में एंटर होता है, एंटर होने के बाद हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं, ट्रीट होने के बाद हम उसे कैसे डिस्चार्ज करते हैं रिवर के अंदर या लेक के अंदर। कैसे हम लेक के अंदर तो नहीं करते कि लेक जो है वो एक क्या कहते हैं, कंजर्व जगह होती है, कंजर्वेटिव होती है। लेक के अंदर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम रिवर्स के अंदर करते हैं। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होती है? बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम वेस्ट वाटर को कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि वेस्ट वाटर क्या होता है, वो पानी होता है जिसकी जो किसी के यूज में नहीं आ सकता और जो अ, जो वाटर साइकिल, जो हमारी पानी का जो निजाम है उसमें वापस एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि ये पानी जो है बहुत गंदा होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस वेस्ट वाटर को हम कन्वर्ट करें, ऐसे कन्वर्ट करें कि ये पानी जो है इसको हम यूज कर सकें। हमारी जो रोजमर्रा की लाइफ है उसमें हम इस पानी को यूज कर सकें। अब ये जो पानी होता है ये बेसिकली एफ्लुएंट होता है। एफ्लुएंट वर्ड का मतलब ये है, एफ्लुएंट एक होता है इन्फ्लुएंट, दूसरा होता है एफ्लुएंट। इन्फ्लुएंट वो पानी होता है जो हमारे पास वाटर सप्लाई की सूरत में हमारे पास आता है और उसके बाद हम उस पानी को यूज करते हैं। यूज करने के बाद हम उसके उसे डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद वो पानी कहलाता है एफ्लुएंट। तो हमारे पास इन्फ्लुएंट होता है और दूसरा होता है हमारे पास एफ्लुएंट। तो वेस्ट वाटर जो है आप खुद सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि वेस्ट वाटर इन्फ्लुएंट है या एफ्लुएंट है? क्या आप बता सकते हैं वेस्ट वाटर इन्फ्लुएंट है या एफ्लुएंट है? सर वो इन्फ्लुएंट है शायद। हेलो। तो जो वेस्ट वाटर हमारे पास होता है वो बेसिकली एफ्लुएंट होता है। जो हमारे पास साफ पानी आता है वो इन्फ्लुएंट होता है। फिर हम इसे यूज करते हैं, यूज करने के बाद वो खराब हो जाता है, फिर हम उसे डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करने के बाद वो एफ्लुएंट कहलाता है। अब जो एफ्लुएंट होता है वो हम अ, उसे हम कोशिश हमारी कोशिश ये होती है कि जो एफ्लुएंट होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसे हम वापस साफ करके फिर एनवायरनमेंट में छोड़ें, क्योंकि वही पानी आगे जाके किसी और के लिए किसी और के यूज में आएगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि एफ्लुएंट जो होता है हमारे पास जो वेस्ट वाटर होता है उसे हम पहले ट्रीट करें। ट्रीट करने के बाद फिर हम उसे एनवायरनमेंट में डिस्पोज करें, ताकि फिर वो किसी और के काम आ सके। अगर हम उसे गंदा मतलब जो पानी हमारा वेस्ट वाटर जो है हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे एनवायरनमेंट के अंदर, तो आगे जाके वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाएगा और पब्लिक हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो हमारा ये गोल होता है कि हम एफ्लुएंट को पहले ट्रीट करें, ट्रीट करने के बाद उसे हम डिस्पोज करें, ताकि फिर वो यूज हो सके आगे जाके और किसी चीज को नुकसान ना पहुंचा सके। अब हम
पानी को ट्रीट क्यों करते हैं, वेस्ट वाटर को ट्रीट क्यों करते हैं, क्या वजह होती है? बुनियादी वजह तो हमें पता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ कोई टेक्निकल वजह क्या होती है। तो सबसे पहले जो टेक्निकल वजह ये होती है कि हमारे पानी के अंदर एक चीज होती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई हुई होती है, जो हमारा जो हमारा गंदा पानी होता है, गंदे पानी के अंदर हमारे पास अ, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है आपको पता है? जब हमारे पास साफ पानी आता है तो साफ पानी को हम यूज करते हैं। जब हम उसे यूज करते हैं तो उसके अंदर हम घर का खाना भी होता है, उसके अंदर आलूदा चीजें भी होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। अब जो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन। तो वेस्ट वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा होता है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज भी होना है, तो उसको डिकम्पोज होने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट वाटर के अंदर मौजूद होगा, उतनी ज्यादा उस पानी की डिमांड होगी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। मतलब जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर होगा, पानी को हम यूज करेंगे, पानी में खाना होगा, मतलब पानी के अंदर क्या क्या होगा, पानी के अंदर हमारे किचन किचन का जो वेस्ट है वो भी होगा, हमारे बाथरूम का जो वेस्ट है वो भी होगा। तो ये जितने भी वेस्ट हैं ये सारे ऑर्गेनिक होते हैं। अब उस ऑर्गेनिक वेस्ट को हमें डिकम्पोज करना होता है। डिकम्पोज करने के लिए हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन। तो जितना ज्यादा पानी के अंदर, वेस्ट वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, उतनी ज्यादा उसको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की डिमांड होगी। इसका मतलब ये है कि जो वेस्ट वाटर होगा उसकी डिमांड, उसकी जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की डिमांड है वो ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी जब हम उस पानी को हम नदियों में छोड़ेंगे, तो जो नदियों की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी वो कम हो जाएगी उस पानी की वजह से, क्योंकि वो सारा जो खराब पानी होता है वो सारी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हमारे लिए एक मसला होता है, इसीलिए हमें वेस्ट वाटर को पहले ट्रीट करना होता है। पहला पहला मसला ये है। पहला मसला क्या है कि सबसे पहला मसला ये है कि जब हम पानी को, साफ पानी को यूज करते हैं, उसके अंदर आ जाता है ऑर्गेनिक मैटर। फॉर एग्जाम्पल, साफ पानी आया, आपने किचन में बर्तन धोए, अब बर्तन जब आप धोएंगे तो उसके अंदर जितना भी गंद कचरा होगा वो सारा ऑर्गेनिक मैटर जो होगा प्लेटों के ऊपर, वो सारा पानी के अंदर आ जाएगा। अब वो पानी के अंदर आने के बाद अ, वो जाएगा सेवरेज के अंदर। अब ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर आ गया, अब उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज्यादा हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो वेस्ट वाटर जो है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा देता है, क्योंकि वेस्ट वाटर के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो हम क्या कहते हैं, जब हम उस वेस्ट वाटर को नदियों में छोड़ेंगे तो वो सारी जितनी भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नदियों के अंदर होगी वो डिसॉल्व कर लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसकी वजह से नदियों में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी, और जिसकी वजह से हमारी जो हमारे अ, जो हमारे समुद्री जानदार हैं, अ, जो हमारे नदियों में जो जानदार रहते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी। तो ये सबसे बड़ा मसला होता है वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। दूसरा ये होता है कि वेस्ट वाटर जब हम पानी उसको हम छोड़ते हैं, तो वेस्ट वाटर के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं कि वेस्ट वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हालांकि वो इंसानों के काम के नहीं होते, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रेट और फॉस्फेट, वो आगे जाके जब हम वेस्ट वाटर को साफ पानी में छोड़ेंगे, तो जो वेस्ट वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो साफ पानी के अंदर एलजी जो होता है, एलजी और दूसरे जो जानदार होते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ा देता है। और पानी के अंदर जब वो ग्रोथ बढ़ती है तो पानी के अंदर जो पानी की लाइफ होती है, फिशेस की लाइफ जो होती है,
और पानी के अंदर जो जानदार रहते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो खराब हो जाती है। तो दूसरा ये मसला था। तीसरा मसला ये है कि जब वेस्ट वाटर जो होता है उसके अंदर बहुत से सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं। मतलब जब आप पानी उठाएंगे वेस्ट वाटर का, तो उसके अंदर आपको वो पूरा ब्लर नजर आएगा। ब्लर क्योंकि उसके अंदर बहुत से सस्पेंडेड सॉलिड्स और सेडिमेंट्स होते हैं। और हम ये नहीं चाहते कि वो सस्पेंडेड सॉलिड्स साफ पानी में जाएं, क्योंकि वेस्ट वाटर को हम ट्रीट करने के बाद साफ पानी में छोड़ते हैं। अगर हम वेस्ट वाटर को डायरेक्टली साफ पानी में छोड़ेंगे, रिवर में छोड़ देंगे या नदियों में छोड़ेंगे, तो जो नदियों की लाइफ है या जो नदियों के अंदर जानदार रहते हैं या जो नदियों का अंदर पानी है वो खराब हो जाता है। तो ये जरूरी है कि हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करें, क्योंकि वेस्ट वाटर के अंदर तीन चीजें होती हैं। पहली बात, वेस्ट वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की डिमांड बहुत होती है। अगर हम उसे डायरेक्टली नदियों में छोड़ेंगे तो वो नदियों का जितना भी ऑक्सीजन होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर हम वो न्यूट्रिएंट्स साफ पानी में छोड़ेंगे तो साफ पानी में अल्जी आ जाएगा और वो पानी खराब हो जाता है। उसके बाद अगर हम उसको, उसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, अगर हम वो पानी, खराब पानी डायरेक्टली नदियों में छोड़ेंगे तो नदियों का पानी खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिसकी वजह से हम वेस्ट वाटर को पहले ट्रीट करते हैं, उसके बाद हम उसे डिस्पोज करते हैं। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि टू अलाउ ट्रीटेड एफ्लुएंट्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ और अनएक्सेप्टेबल डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आपको मैंने बताया कि हम वेस्ट वाटर को एफ्लुएंट भी कहते हैं। अब आप उस एफ्लुएंट को आप ट्रीट करेंगे, ट्रीट करने के बाद जब आप उसे डिस्पोज करेंगे तो वो ना तो ह्यूमन, इंसानी सेहत के लिए कोई मसला बनेगा और ना ही हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचाएगा। तो जो एफ्लुएंट आपके पास होता है, उस एफ्लुएंट की जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो वो एफ्लुएंट के अंदर जो तीन मसले आपने ऊपर पढ़े, डीओ का मसला और न्यूट्रिएंट्स का मसला और सस्पेंडेड सॉलिड्स का मसला, टीएसएस। तो ये जो तीन मसले आपने पढ़े, ये मसले जो हैं, इनको हम ये जो तीन इश्यूज थे इनको सॉल्व करने के लिए हम पहले एफ्लुएंट को ट्रीट करते हैं, उसके बाद हम उसे डिस्पोज करते हैं। अब वेस्ट जो हम पानी डिस्चार्ज करते हैं, जो हम पानी डिस्चार्ज करते हैं, हम चाहते हैं कि जो हम खराब पानी हम डिस्पोज करते हैं वो आगे जाके वाटर पोल्यूशन ना करे। तो इसीलिए पहली पहली बात क्या थी कि अ, हम उसे इसलिए ट्रीट करते हैं ताकि वो इंसानी सेहत और एनवायरनमेंट के लिए कोई मसला ना बने। दूसरी ये है कि हम उसे इसलिए भी ट्रीट करते हैं ताकि आगे जाके वो जो साफ पानी है उसको खराब ना करें। तो कैसे हम ट्रीट करते हैं? सबसे पहले हम उसमें से आपको मैंने बताया कि खराब पानी के अंदर बहुत सा ऑर्गेनिक मैटर होता है और बहुत सा ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से उसकी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि हम उसमें से ऑर्गेनिक मैटर को कम करें। दूसरा मैंने आपको बताया कि उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, अंदर जाके जब वो न्यूट्रिएंट्स साफ पानी में जाते हैं तो उधर एल्गी की ग्रोथ बढ़ा देते हैं। तो पूरा पानी जो है वो पूरा ग्रीन हो जाता है, उसके ऊपर पूरी ग्रीन लेयर हो जाती है और अंदर सूरज की रोशनी नहीं जाती। और तीसरी वजह ये है कि हम उसे इसलिए भी ट्रीट करते हैं ताकि उसके अंदर जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको रिमूव करने के लिए भी हम उसको ट्रीट करते हैं। तो ये दो इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको मद्देनजर रख के हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जब किसी भी एफ्लुएंट को आप ट्रीट करते हैं या वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं तो उसके लिए आपने कुछ लेवल्स ऑफ ट्रीटमेंट रखी होती हैं। तो हमारे पास बेसिक जो तीन लेवल्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो हम पहले पानी की प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं और फिर उसकी हम टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम पानी के अंदर जो जितने भी अ, जो अंदर उसके अंदर अगर जो बड़े पार्टिकल्स हैं
उनको रिमूव करने के लिए जो उनके उसके पानी के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स, उनको रिमूव करने के लिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं या उसके अंदर जो गंद है, मोटा मोटा गंद जो हम रिमूव कर सकते हैं, वो हम रिमूव कर लें। और फिर उस मटेरियल को हम जो हम रिमूव करते हैं उसको हम, क्योंकि जब पानी से हम वो मटेरियल रिमूव करेंगे तो वापस उसे पानी में तो नहीं छोड़ सकते। तो पानी में से जो हम मटेरियल रिमूव करते हैं उसे हम किसी जमीन में आगे जाके दबा देते हैं। उसे हम कहते हैं लैंडफिल। साइंटिफिक टर्म्स में उसे कहते हैं लैंडफिल। और फिर उस प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हम उसकी सेडिमेंटेशन भी करते हैं और स्क्रीनिंग भी करते हैं। अगर हम उसमें से मोटा मोटा गंद निकाल लेंगे तो फिर उसके अंदर छोटा छोटा गंद बचेगा। तो वो जो छोटा छोटा गंद होता है उसको भी रिमूव करने के लिए हमें दो प्रोसेसेस चाहिए होती है, सेडिमेंटेशन और स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग से क्या होगा कि जो जो बड़ा गंद था वो रिमूव हो जाएगा। सेडिमेंटेशन से क्या होगा, जो छोटा गंद बचेगा वो भी रिमूव हो जाएगा। बेसिकली सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं कि पानी को हम खड़ा छोड़ देते हैं। जब हम उसे खड़ा छोड़ देते हैं एक जगह पे, तो जितना भी उसके अंदर गंद होता है वो सेटल होकर पानी के बॉटम पे आ जाता है। उस गंद को हम पानी के बॉटम से रिमूव करते हैं और बाकी जो साफ पानी होता है उसे हम आगे छोड़ देते हैं। अब वो साफ पानी जो हमने आगे छोड़ा होता है, फिर हम उसकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, पानी के अंदर जो मोटा मोटा गंद है वो रिमूव होता है और उसकी हम सेडिमेंटेशन करते हैं ताकि उसके अंदर मोटा गंद, मोटा गन रिमूव करोगी तो उसके अंदर छोटा गन बचेगा, तो उसको भी रिमूव करना है, तो सेडिमेंटेशन भी करते हैं उसके बाद। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हम पानी की करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारे पास दो टाइप्स की ट्रीटमेंट आती हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट। पानी में से आपने गंद रिमूव कर लिया, ये था प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आप उसकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हो और केमिकल ट्रीटमेंट करते हो। अब आपको पता है कि पानी के अंदर होते हैं बैक्टीरिया, पानी के अंदर होते हैं माइक्रोब। अब जो बेशतर माइक्रोब्स पानी के अंदर होते हैं वो होते हैं एरोबिक माइक्रोब्स। मतलब आप जब अ, उस पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, उसमें से अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एरोबिक होते हैं। एरोबिक वर्ड का मतलब ये है कि ऑक्सीजन पे सरवाइव करने वाले। तो जो ऑक्सीजन पे सरवाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उसे कहते हैं एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना ऑक्सीजन से तोड़ के खाते हैं। अगर उनके पास ऑक्सीजन होगी तो वो खाने को डिकम्पोज कर सकेंगे, अगर उनके पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो खाने को डिकम्पोज ना नहीं कर सकेंगे। तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है उसके अंदर हम इन एरोबिक माइक्रोब्स को हम रिमूव करते हैं पानी में से। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास पानी ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर आता है। ट्रीटमेंट सेंटर के बाद हम उसकी करते हैं स्क्रीनिंग और सेडिमेंटेशन। तो ये जो पहले दो, यहाँ पे हम स्क्रीनिंग करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं सेडिमेंटेशन। तो ये जो हमारे पास है ये है प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसके बाद यहाँ पे उसकी उसकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जहाँ पे उसके हमारे बैक्टीरिया, बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हम अ, जो मोटा मोटा गंद होता है उसको हम रिमूव करते हैं। अब वो जो गंद होता है उसके अंदर फैट्स भी होती हैं, ऑयल्स भी होते हैं, ग्रीस भी होता है, मट्टी भी होती है, ग्रेवल भी होता है, पत्थर भी होते हैं। उसके अंदर ऐसे जर्रात भी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और लेकिन वो सेटल हो जाते हैं। उसमें ह्यूमन वेस्ट भी हो सकता है और
फ्लोटिंग मटेरियल्स भी हो सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में रिमूव करते हैं। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास कौन से मेथड्स होते हैं, कौन से मेथड्स हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर यूज करते हैं जिसके जरिए हम वो जो गंद होता है वो रिमूव करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं बार स्क्रीन। हमारे पास ऐसी स्क्रीन होती हैं जहाँ पे बार्स लगे होते हैं और उन बार्स के जरिए हम गन रिमूव करते हैं। दूसरा हमारे पास होती है ग्रिड चेम्बर। ग्रिड चेम्बर बेसिकली क्या होती है, एक बड़ा सा टैंक की तरह एक चेम्बर होती है। उसके अंदर बहुत से पत्थर होते हैं। जो गंद होता है वो पत्थरों में फंस जाता है और पानी आराम से निकल जाता है। तो बार स्क्रीन होती है हमारे पास, ग्रिड चेम्बर होती है, उसके बाद हमारे पास सेडिमेंटेशन टैंक होता है। सेडिमेंटेशन टैंक में हम पानी को खड़ा छोड़ देते हैं और जो उसके अंदर गंद होता है वो सेटल हो जाता है और पानी को हम रिमूव कर देते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक को हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक भी कहते हैं कि ये मोस्टली प्राइमरी ट्रीटमेंट में यूज होता है। उसके बाद हमारे पास उस पानी की या उस एफ्लुएंट की, वेस्ट वाटर या एफ्लुएंट की हम क्लोरिनेशन करते हैं। अब मैंने एक बात आपको बतानी है कि जब पानी बार स्क्रीन से होकर ग्रिड चेम्बर में आता है और फिर ग्रिड चेम्बर से होकर सेडिमेंटेशन टैंक में आता है, तो जब पानी ग्रिड चेम्बर से सेडिमेंटेशन टैंक में आता है तो हम उसे कहेंगे इनफ्लुएंट, क्योंकि पानी सेडिमेंटेशन टैंक में एंटर हो रहा है तो उसे हम उसे कहते हैं इनफ्लुएंट। और जब वो सेडिमेंटेशन टैंक से बाहर जाएगा तो हम उसे कहेंगे एफ्लुएंट। तो जो हम क्लोरिनेशन करते हैं वो हम एफ्लुएंट की क्लोरिनेशन करते हैं। एफ्लुएंट मतलब वो पानी जो सेडिमेंटेशन टैंक से बाहर आ रहा है, फिर हम उसकी क्लोरिनेशन करते हैं। तो इस तरह से हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर ये मेथड यूज करके पानी में से हम जो गंद होता है वो रिमूव करते हैं। ये देख सकते हैं कि आप यहाँ से इन्फ्लुएंट आ रहा है, स्क्रीन्स लगी हुई हैं हमारे पास, जाली लगी हुई है, जाली में से पानी आ रहा है। जाली, जैसे पानी जाली से आएगा तो जो गंद होगा वो जाली में फंस जाएगा और पानी आगे चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास ग्रिड चेम्बर होती है। ग्रिड चेम्बर में क्या होता है, जितने भी पत्थर वगैरह होते हैं वो सेटल हो जाते हैं और पानी आगे आ जाता है। उसके बाद हमारे पास सेडिमेंटेशन टैंक होता है। सेडिमेंटेशन टैंक में हम पानी को खड़ा छोड़ देते हैं ताकि पानी के अंदर अ, जो छोटे ज़र्रात हैं, जो ऐसे सेपरेट नहीं हो सकते, वो पानी के अंदर सेटल हो जाएँ, बॉटम पे चले जाएँ और पानी जो है हम ऊपर से रिमूव कर लें। तो इन्फ्लुएंट हो गया एफ्लुएंट। अब यहाँ पे इन्फ्लुएंट और एफ्लुएंट की मीनिंग चेंज है। जो मैंने आपको वहाँ बताई थी मीनिंग कि इन्फ्लुएंट वो पानी होता है जो साफ पानी होता है और एफ्लुएंट वो पानी होता है जो गंदा पानी होता है। लेकिन जब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं तो इन्फ्लुएंट वो पानी होता है जो गंदा पानी होता है और ट्रीट होने के बाद जो पानी हमें मिलता है उसे हम एफ्लुएंट कहते हैं, जो थोड़ा साफ पानी होता है। अब ये जो एफ्लुएंट है ये आगे चल के सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इन्फ्लुएंट बन जाएगा और फिर वहां से फिर से एफ्लुएंट निकलेगा और फिर वो एफ्लुएंट टर्शरी ट्रीटमेंट में जाके इन्फ्लुएंट बन जाएगा। तो इस तरह से हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेडिमेंटेशन टैंक को हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक भी कहते हैं। इसके अंदर हम जो ग्रीस होता है, ऑयल होता है, ये रिमूव करते हैं। जो फीकल सॉलिड सेटल्स होते हैं वो भी रिमूव करते हैं हम। जो जो है फ्लोटिंग मटेरियल होता है जो सरफेस पे आ जाता है उसको रिमूव करते हैं। और हमारे पास जो लिक्विड होता है, जो होमोलिबस लिक्विड होता है, प्रोड्यूस होता है जब हम पानी रिमूव करते हैं। और जो फीकल स्लज होता है वो हम, अब होता क्या है कि बेसिकली जब प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर आप पानी में से मोटा मोटा गंद निकालते हैं, तो वो गंद जब हम निकालते हैं तो आप स्क्रीन यूज करते हैं, जालियां यूज करते हैं और ग्रिड चेम्बर यूज करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक यूज करते हैं। तो जब आप ये चीजें यूज करते हैं तो जो गंद है वो फंस जाता है, पीछे रह जाता है और साफ पानी आगे चला जाता है। तो जो गंद फंस गया है या पीछे रह गया उसको हम कहते हैं स्लज। अब जो स्लज है उसको भी हम ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो भी खराब होता है। अगर हम उसको ऐसे ही इन्वायरमेंट में छोड़ दें तो फिर वो भी आगे चल के मसला पेश करता है। तो हम स्लज की भी ट्रीटमेंट करते हैं, स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वेस्ट वाटर इनलेट के थ्रू एंटर होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। उसके बाद जो स्लज, जो हमारे पास गंद नीचे रह जाता है बॉटम पर, उसको हम निकाल लेते हैं
और जो साफ पानी होता है जो बचता है उसको हम आगे आउटलेट की तरफ भेज देते हैं। अब आते हैं हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट पर। आपने पानी की प्राइमरी ट्रीटमेंट कर ली, अब आप करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारे पास सबसे पहले आती है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल जैसे कि वर्ड बता रहे हैं कि उसके अंदर जो हम बायोलॉजिकल माइक्रोब्स हैं, जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब उसके बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है एक्टिवेटेड स्लज, दूसरा मेथड है ट्रिकलिंग फिल्टर्स और तीसरा मेथड है ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। अब हम एक एक करके इन मेथड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिवेटेड स्लज मेथड या प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो पानी आप जिसकी आप प्राइमरी ट्रीटमेंट कर चुके होते हो, मतलब वेस्ट वाटर की आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर ली, उसके बाद क्या होता है कि आपके पास जो पानी होता है उसको आप क्या करते हो, अ, उस पानी के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि पानी के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर। उस ऑर्गेनिक मैटर को आपने रिमूव करना है, तो आप क्या करेंगे, उस पानी के अंदर आप डालेंगे एक्टिवेटेड स्लज। अब आप बोलोगे कि हम तो पानी से स्लज रिमूव करते हैं, हम स्लज मिक्स क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर तो है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए हमारे पास बैक्टीरिया नहीं होते। तो हम उस पानी में थोड़ा सा स्लज डालते हैं, एक्टिवेटेड स्लज, और उसमें हम एयर और ऑक्सीजन पंप करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो जैसे हम वो स्लज मिक्स करते हैं, उस स्लज के अंदर होते हैं बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनको हम उस स्लज को जैसे पानी में डालेंगे, उसके साथ हम थोड़ी सी ऑक्सीजन और एयर भी पंप करते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को यूज करके उस पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे पानी के अंदर बैक्टीरिया बढ़ेंगे और ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा, तो आप बैक्टीरिया जैसे पानी में बढ़ाओगे, ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर कम होना शुरू हो जाएगा। जो अच्छी बात है, क्योंकि जैसे आप ऑर्गेनिक मैटर पानी में से कम करोगे तो पानी की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो जाएगी। और अगर पानी की ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, तो अगर आप उस पानी को आगे चल के साफ पानी में छोड़ोगे, तो वो साफ पानी की जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये वजह है जिसकी वजह से हम पानी के अंदर उसकी हम करते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूजिंग एक्टिवेटेड स्लज। तो आप क्या करते हैं, जो पानी आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट से लिया होता है, उस पानी की आप फिर क्या करते हैं, उस पानी में आप थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज डालते हैं। एक्टिवेटेड का मतलब ये होता है कि उसमें बैक्टीरिया होता है। एक्टिवेटेड का यहाँ कोई और मतलब नहीं है। सिंपल एक्टिवेटेड का मतलब ये है कि उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन को यूज करके जो पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं। जिससे क्या सर होता है कि ऑर्गेनिक पानी के मैटर। अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम होता है और पानी की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ है बीओडी रिमूवल इज अप्रोक्सीमेटली 85%। तो पानी की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो 85% कम हो जाती है। अब यहाँ लिखा हुआ है बीओडी रिमूवल, इसका मतलब ये कि पानी की ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है। यहाँ से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पानी में से 85% ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिमूव हो जाते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो ऑर्गेनिक मैटर जो पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा देता है। तो जब आप बैक्टीरिया यूज करके उस ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खाना शुरू कर देते हैं। तो जब वो ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो उसकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है पानी की वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो सर ऑर्गेनिक आप मैटर की इसको कोई बीओडी एग्जांपल बताएं रिमूवल भी सर। कह सकते हैं, आप इसको ऑर्गेनिक मैटर रिमूवल भी कह सकते हैं। हेलो। और पानी के अंदर
जो माइक्रोब्स होते हैं, क्योंकि आपको ये भी पता है कि हमारे पास जो पानी होता है उसके अंदर खाली ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, उसके अंदर हमारे पास माइक्रोब्स भी होते हैं। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के जरिए हमारे पास माइक्रोब्स भी रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास 80 to 99% बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है और 90 to 99% हमारे पास वायरसेस रिमूव हो जाते हैं। अब जो एक्टिवेटेड स्लज होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट मैंने आपको बताया कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के लिए हमारे पास दो चीजें बड़ी जरूर होती हैं। एक होता है बैक्टीरिया, दूसरा होती है ऑक्सीजन। क्योंकि बैक्टीरिया तब तक ऑर्गेनिक मैटर नहीं खा सकता जब तक उसके पास ऑक्सीजन नहीं होगी। तो उसको ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को चाहिए ऑक्सीजन। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का वो है एरेशन टैंक। एरेशन टैंक में आप क्या करते हैं, हम जो पानी होता है उसके अंदर हम ऑक्सीजन डालते हैं, उसके अंदर हम ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जब हम उसमें ऑक्सीजन डाल देते हैं तो उसको हम दूसरा होता है एरेशन सोर्स। अब एरेशन सोर्स क्या होता है, जहां से हम ऑक्सीजन निकालते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप पानी में ऑक्सीजन डालेंगे तो वो ऑक्सीजन किसी जगह से आएगी, राइट। तो जिस जगह से ऑक्सीजन आती है उसको हम कहते हैं एरेशन सोर्स। अब वो कंप्रेस एयर भी हो सकती है, वो प्योर ऑक्सीजन भी हो सकती है, वो हवा भी हो सकती है। लेकिन जिस जगह से वो ऑक्सीजन आएगी पानी के अंदर उसको हम कहेंगे एरेशन सोर्स। उसके बाद हमारे पास होते हैं सेकेंडरी क्लैरिफायर्स। के बाद हमारे पास होते हैं सेकेंडरी क्लैरिफायर्स। और इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमने पानी के अंदर बैक्टीरिया छोड़े होते हैं स्लज की फॉर्म में, उनको हम रिमूव करना शुरू कर देते हैं। तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप पानी को खड़ा छोड़ देते हैं। जैसे आप पानी को छोड़ देंगे, पानी एक जगह जब रुका होगा उसके अंदर जितना भी स्लज होगा वो बॉटम की तरफ आ जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उसे आराम से रिमूव कर लेंगे और फिर जो साफ पानी होगा उसको आप आगे छोड़ देंगे। और जो स्लज आपने रिमूव किया उसको आप वापस एरेशन टैंक में भेज देंगे। और लास्ट में हमारे पास होती है एफ्लुएंट आउटफ्लो लाइन। इसमें क्या होता है कि जो अ, पानी जिसकी आपने एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट की होती है उसको आप आगे चल के छोड़ देते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब पानी एक जगह से अंदर आता है तो हम उसे इन्फ्लुएंट कहते हैं, और फिर जब वो उस जगह से बाहर आ जाता है ट्रीट होने के बाद तो हम उसे कहते हैं एफ्लुएंट। ये प्रोसेस दिखाया गया है कि कैसे हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पानी आता है एरेशन टैंक के अंदर। एरेशन टैंक के अंदर क्या करते हैं, हम पानी को छोड़ते हैं, पानी के साथ हम स्लज भी छोड़ते हैं इसके अंदर। यहाँ देख देख सकते हैं कि हम स्लज भी छोड़ रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि पानी होता है, पानी के अंदर हम बैक्टीरिया छोड़ते हैं स्लज की फॉर्म में। फिर वो क्या कहते हैं, जब हम उसके अंदर बैक्टीरिया छोड़ते हैं फिर हम उसको एयर भी देते हैं, हम उसको ऑक्सीजन देते हैं। अब बैक्टीरिया आ गए, ऑक्सीजन आ गई, तो क्या होगा कि दोनों क्या करेंगे मिलकर जो अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। तो बैक्टीरिया जो है तब तक ऑर्गेनिक मैटर को नहीं खा सकते जब तक उनको प्रॉपर एयर सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई ना हो। तो जैसे उनको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जितनी भी अंदर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। अब पानी में से ऑर्गेनिक मैटर चला गया, बैक्टीरिया चले गए। अब जो बैक्टीरिया हमने डाले वो क्या करते हैं, जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं उनको भी निकाल देते हैं। फिर आगे चल के हम उसे पानी को ले जाते हैं क्लेरिफायर के अंदर। क्लेरिफायर का दूसरा नाम है सेटलर। हम पानी को खड़ा छोड़ देंगे, पानी को हम जैसे छोड़ेंगे पानी रुकेगा एक जगह तो उसके अंदर जितने भी सॉलिड्स होंगे वो बॉटम की तरफ चले जाएंगे, और जो साफ पानी होगा उसको हम निकाल देंगे। और जो जो बॉटम की तरफ सॉलिड्स आते हैं, कचरा आता है, उस कचरे को हम स्लज कहते हैं। स्लज को हम फिर से क्या कहते हैं, इस स्लज को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते इन्वायरमेंट के अंदर, कि वो भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ तो हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वो स्लज
मतलब वो इतना ज्यादा गंदा नहीं है, तो हम उसको वापस अ, उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद हैं तो हम उसे यूज कर सकते हैं फिर से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे हम पानी, प्राइमरी ट्रीटमेंट से पानी आता है उसको हम कैसे मिक्स करते हैं ऑक्सीजन के साथ और स्लज के साथ। मिक्स करने के बाद फिर हम उसे सेटल करवाते हैं क्लैरिफायर के अंदर। क्लैरिफायर में क्या होता है कि पानी हम खड़ा छोड़ देते हैं उसको, पानी जब रुक जाता है तो उसके अंदर जो सॉलिड्स होते हैं वो सेटल होना शुरू हो जाते हैं। साफ पानी हम ऊपर से रिमूव कर लेते हैं और जो सॉलिड्स होते हैं जो नीचे सेटल हो जाते हैं उनको हम उनको भी हम रिमूव कर लेते हैं, फिर हम उनकी भी ट्रीटमेंट करते हैं। अब सबसे पहले आपने पढ़ा था एक्टिवेटेड स्लज। अब हम आते हैं दूसरा मेथड सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, जिससे हम कहते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर्स। अब ट्रिकलिंग फिल्टर्स पे हम आते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर्स जो होते हैं, जैसे कि नाम बता रहा है, ट्रिकलिंग का मतलब होता है जब पानी का ऊंचाई से गिरता है। फिल्टर्स का मतलब होता है जाली। तो जो ट्रिकलिंग फिल्टर्स होते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक अ, अब कोक, पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि कोक क्या है। कोक बेसिकली आप ये वो कोक नहीं है जो आप पीते हैं। यहाँ पे कोक का मतलब ये है यहाँ पे कोक का मतलब है कोल। अब कोल को जब आप कार्बनाइज करते हैं, उसको आप जलाते हैं, ज्यादा जलाते हैं, तो वो कोक बन जाता है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर्स में क्या होता है कि हमारे पास जो कोक है वो एक जगह उसकी एक, उसको हम एक जगह भर देते हैं और उसके साथ हम लाइमस्टोन के चिप्स भी छोड़ते हैं। मतलब उसके साथ सिर्फ सिर्फ कोक नहीं होता, कोक के साथ लाइमस्टोन भी होता है और लाइमस्टोन के साथ हमारे पास कुछ प्लास्टिक भी होता है। और उसके साथ, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी हम एक जगह पूरी भराई कर देते हैं। कोक भी होता है, लाइमस्टोन भी होता है और प्लास्टिक भी होता है और इसके ऊपर पानी गिरता है ऊपर से, जिसकी वजह से इसका नाम है ट्रिकलिंग। और ये कोक, लाइमस्टोन और जो प्लास्टिक है ये फिल्टर की तरह काम आते हैं, ये पानी को फिल्टर करते हैं। जैसे आपने फिल्टर देखा होगा, पानी का जो फिल्टर होता है उसमें क्या होता है कि एक जगह मट्टी होती है और मट्टी से जैसे पानी पास हो रहा होता है, पानी साफ होना शुरू हो जाता है। सिंपली मट्टी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो अ, जो ग्रैन्युलर पार्टिकल्स होते हैं उसमें से जैसे पानी पास होता है तो वो पानी साफ होना शुरू हो जाता है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर्स में भी यही होता है कि क्या होता है कि हमारे पास एक जगह कोक, लाइमस्टोन और प्लास्टिक हम भर देते हैं। भरने के बाद हम उसके ऊपर हम पानी गिराते हैं। पानी गिराने के बाद जो गंदा पानी उसके ऊपर गिरता है, तो गंदा पानी उसके ऊपर गिरेगा तो पानी तो पास हो जाएगा।
लेकिन जो गंद होगा वो ऊपर फंस जाएगा। तो ये जो ये जो फिल्टर होता है, ये फिल्टर 3 चीज़ों से बना होता है, कोक से, लाइमस्टोन से और प्लास्टिक से। और फिर क्या करते हैं, हम इस फिल्टर के ऊपर पानी गिराते हैं और उसके अंदर हम हमारे पास बैक्टीरिया भी होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस गंदे पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे खाना शुरू कर देते हैं, ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में। सेम प्रोसीजर है, मतलब जैसे हम उधर हमारे पास क्या था कि बैक्टीरिया को हम मिक्स कर रहे थे और ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे क्या होता है कि हम पानी को हवा के अंदर छोड़ पानी को हम सिंपली स्प्रे करते हैं फ़िल्टर्स के ऊपर, और उस पानी जो फ़िल्टर होता है उसके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर खाना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर जो पैथोजन रिमूवल है बहुत कम होता है। बैक्टीरिया जो है वो 20 से 90%, 20 से 90% रिमूव होते हैं, वायरसेस 50 से 90%, और सिस जो है वो है 70 से 90%। तो बहुत कम बैक्टीरिया वायरस रिमूव होते हैं इसमें। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक जगह है, बड़ी जगह है। उस जगह में हमने कोल और लाइमस्टोन और प्लास्टिक भर दिया है। अब उसके ऊपर गंदा पानी जो है वो हम स्प्रे कर रहे हैं। वो गंदा पानी जो है इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर जाने के बाद क्या होगा कि गंद जो है, जो पानी है, पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वो उसको बैक्टीरिया खाना शुरू कर देंगे, और साफ पानी जो है वो हम बॉटम से निकाल लेंगे। ये थे ट्रिकलिंग फिल्टर्स। अब तीसरा हमारे पास तरीका है स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स और ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। स्टेबलाइजेशन टैंक और ऑक्सीडेशन पॉन्ड, हमने पहला तरीका पढ़ा एक्टिवेटेड स्लज, दूसरा हमने पढ़ा ट्रिकलिंग फिल्टर्स, अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं स्टेबलाइजेशन ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक बड़ा कंटेनर होता है जो बहुत डीप होता है और साइज में भी बहुत बड़ा होता है। उस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, पानी को छोड़ देते हैं, खड़ा छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है कि उसमें से रोका छोड़ देते हैं, एक जगह पानी रुक जाता है। तो हम उस पानी को जब हम रोक देते हैं एक जगह, तो जितने भी पानी के अंदर जो ज़र्रात होते हैं वो सेटल होना शुरू हो जाते हैं, और वो पानी के अंदर नीचे आते हैं, और पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे बैक्टीरिया खाना शुरू कर देते हैं। अब इसका एक नुकसान है कि जब आप पानी को एक जगह रोक दोगे तो उसके अंदर स्मेल भी पैदा होगी, जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, और मॉस्किटोज भी पैदा होते हैं। तो ये एक नुकसान है इसका। और इसके अंदर हम 90 टू 99% बैक्टीरिया रिमूव करते हैं, 90 टू 99% वायरस रिमूव होता है, और 67 टू 99% प्रोटोजोआ रिमूव होता है। ये 3 तरह के माइक्रोब्स हैं। इसमें बेसिकली आप पानी को खड़ा छोड़ देते हो, और पानी की पीएच आप 10 टू 10.5 तक मेंटेन करते हो। और ये मोस्टली ये जो तरीका है जो मैंने आपको बताया स्टेबलाइजेशन और ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसे पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, तो पाकिस्तान में जो हम पानी की ट्रीटमेंट करते हैं मोस्टली हम ये यूज करते हैं, स्टेबलाइजेशन और ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। आपने देखा होगा अ, जब आप आ रहे होते हैं जामशोरों की तरफ, अलमंजर की तरफ आ रहे होते हैं, तो उससे पहले आपने देखा होगा कि बड़े से कंटेनर होते हैं, साइज में भी बहुत बड़े होते हैं, और उन कंटेनर के अंदर पानी खड़ा होता है। तो वो जो है वो बेसिकली स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स होते हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। और इसके अंदर ये होता है कि इनकी पानी की ट्रीटमेंट जो होती है उसकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन इसके लिए हमें ज़मीन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो मामला बराबर हो जाता है, मतलब आप पानी की ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम होती है, मेंटेनेंस भी कम होती है, लेकिन ज़मीन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इसमें ये होता है कि जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो आप पानी की जब ट्रीटमेंट हो जाती है, मतलब पानी की आपने क्या किया, आपने पानी की प्राइमरी ट्रीटमेंट की, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद क्या करते हो आप, या तो पानी को आप साफ पानी को आप
वापस अ, नदी के अंदर छोड़ दोगे, रिवर के अंदर छोड़ दोगे, या तो उसकी आप क्या करेंगे, थोड़ी कार्बन फिल्ट्रेशन करके और क्लोरिनेशन करके आप उसे वापस नदी के अंदर छोड़ दो। और दूसरा, पानी के बाद जब आप उसकी ट्रीटमेंट करते हो, आपको बहुत से स्लज मिलता है। जो स्लज आपको मिलता है उसको आप एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो, उसको आप जलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, और उसको आप एज अ कंपोस्ट, कंपोस्ट कहते हैं, फर्टिलाइजर की तरह ही होता है कंपोस्ट, वो हम यूज कर सकते, तो हम उसे एज अ कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जब हम पानी की ट्रीटमेंट करेंगे तो पानी की ट्रीटमेंट के दौरान हमें स्लज मिलेगा, गंद मिलेगा। अब हम उस गंद को भी ऐसे छोड़ नहीं सकते एनवायरनमेंट के अंदर, तो हम उस गंद की भी ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले हम उसमें से पानी निकालेंगे, जितना पानी निकालेंगे उतना वो गाढ़ा होगा। जितना ज्यादा पानी उसमें से आप रिमूव करेंगे, उतना जो गंद होगा वो गाढ़ा होगा, थिक होगा। उसके बाद आप उसकी डाइजेशन करेंगे, मतलब क्या होगा कि अ, उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं, जो अ, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं पानी के अंदर, उसको आप उनको आप डीएक्टिवेट करोगे, उनको आप रिमूव करोगे, और उसकी जो स्मेल है वो खत्म करोगे। उसके बाद आप उसकी कंडीशनिंग करोगे। कंडीशनिंग मतलब उसकी आप उसमें से पानी रिमूव करोगे, और उसका बेसिकली कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि उसमें से आप पानी रिमूव करते हो। और पानी रिमूव करने के बाद आप उसे जला भी सकते हो उसे, क्योंकि अगर आप उसे डिस्पोज नहीं करना चाह रहे, मतलब आप उसे एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ना चाह रहे, तो आप उसे मतलब जला भी सकते हो, जिसको हम इंसिनरेशन कहते हैं। और जो जो हमारे पास जलाने के बाद जो खाक बचती है, उसको आप डिस्पोज कर सकते हो एनवायरनमेंट के अंदर। तो हमने बेसिकली 3 ट्रीटमेंट्स पढ़ी थी: प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्शरी और एडवांस ट्रीटमेंट भी मेंशन है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट लेवल्स हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपको बताया कि पानी के अंदर जो मोटा मोटा गंद होता है वो आप रिमूव करते हो। उसके अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास जालियां होती हैं, हमारे पास स्क्रीन्स होती हैं, बार स्क्रीन्स होती हैं, ग्रिड चेम्बर होती है, और सेडिमेंटेशन टैंक होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आप पानी की बायोलॉजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट करते हो। उसके अंदर आप जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको आप डिकम्पोज करते हो, रिमूव करते हो। और टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि टर्शियरी ट्रीटमेंट बेसिकली आप उसकी फिल्ट्रेशन करते हो, पानी की और ज्यादा फिल्ट्रेशन करते हो। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह अगली क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने रोल नंबर्स जो हैं चैट में लिखें। सर चैट लॉक है। चैट लॉक है सर। सर हमारी कितनी एब्सेंट आपने मतलब इंक्लूड की हैं इसमें?
हेलो हेलो